हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का फरवरी असाइनमेंट विद आंसर के साथ, और साथ ही साथ आप लोगों को आंसर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग maaparmeswari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सारे असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इसको। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा यूट्यूब चैनल का उद्देश्य होता है। तो आप लोग इतना काम जरूर करें। और साथ ही साथ आप लोग कक्षा 10वीं का अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैंने मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश के डेली रिवीजन क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर इनमें कोई समस्याएं हो रही है, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों का सारा रिजोल्यूशन किया जाएगा, सारे प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट किसके बारे में देख रहे हैं? विज्ञान विषय का फरवरी असाइनमेंट है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए, सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल स्तर पर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इनके प्रश्न क्या क्या है। एथेनॉइक अम्ल यानी कि एसेटिक अम्ल CH3COOH के औद्योगिक निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एथेनॉइक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, जिसको एसेटिक अम्ल या सिरका भी कहते हैं। जो यहाँ पर क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? COOH होता है। तो इसका औद्योगिक निर्माण कैसे होता है? एथेनॉइक अम्ल यानी कि CH3COOH का उत्पादन अल्कोहल से क्या करते? किण्वन द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए एक छिद्र बना रहता है, छेद बने रहते हैं। इस तरह से क्या होता है? एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसमें क्या होता है? छिद्र युक्त प्लेट होती है, लकड़ी की छीलन होती है, लकड़ी का पात्र होता है, वायु के लिए एक छिद्र मार्ग होता है। तो ऊपर की ओर से क्या करते हैं? 10% अल्कोहल को नीचे की ओर गिराते जाते हैं और नीचे क्या होता है? सिरका के रूप में CH3COOH एकत्रित होती है। तो उसको अच्छे से अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, साथ ही साथ आप लोग समझते जाइए और अपने असाइनमेंट को पूरा करिए। तो बर्तन में क्या करते हैं? लकड़ी के छीलन को भर कर अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। कौन सा विलयन मिलाते हैं? अमोनियम सल्फेट विलयन मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट जीवाणुओं की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। अमोनियम जो सल्फेट होता है NH4SO4, अमोनियम सल्फेट जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है। फिर इसमें क्या करते हैं? 10% एथेनॉल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है। तो किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनॉइक अम्ल यानी कि सिरका एकत्रित होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त जो एथेनॉइक अम्ल होता है वो सिरका कहलाता है। इसमें एथेनॉइक अम्ल की जो सांद्रता होती, कंसंट्रेशन होता है, वो 3 से 4% के बीच में होता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल जिसमें जल ना हो गैलिसल एसेटिक अम्ल कहलाता है। इसका जो क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, गोली दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। सबसे पहला देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जो केंद्र होता है जो कल्पनागत होता है, इमेजिनरी लाइन होती है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले का भाग जिसका केंद्र क्या होता है? कल्पनागत होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहलाती है। या ध्रुव पर क्या होती है? अभिलंब होती है। पोल पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तीसरा दिया वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी रेडियस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहलाता है। दर्पण के जो पोल होता है वहाँ से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। उसके बाद पोल क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण को जो परावर्तक सतह होता है उसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, दर्पण का पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है बच्चों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तल लेंस क्या होता है, सबसे पहले यही पहचान करेंगे कि उत्तल लेंस होता क्या है। तो उत्तल लेंस किनारों पर दबा हुआ होता है, जबकि बीच क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस किनारों पर उभरा हुआ और बीच में दबा हुआ होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उत्तल लेंस में किनारों पर दबा हुआ, बीच उभरा हुआ होता है। अवतल लेंस किनारों पर उभरा हुआ और बीच से क्या होता है, दबा हुआ होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फैल जाती मतलब अपसारित हो जाती है। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो जाती है, एकत्र हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ये एक बिंदु पर प्रकाश को क्या करती है, एकत्रित करती है और ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला देती है। उसके बाद यह लेंस क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। ये अपसारी मतलब फैलने वाली होती है, ये अभिसारी लेंस होता है मतलब एकत्र होने वाली लेंस होती है। उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक लिया जाता है, जबकि अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है या ऋणात्मक लिया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले उसके नाम पता होना चाहिए, साधारण नाम क्या है, उसके बाद उसमें कौन सी क्रियात्मक समूह है और उसमें पूर्वलग्न क्या लगाया जाता है, सफिक्स क्या लगाया जाता है, प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है, इन सभी चीज़ों का पता होना जरूरी होता है। सबसे पहला दिया CH3CH3OH, तो OH यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, CH3OH इसको बोलते हैं CH3 को मेथिल ग्रुप, मैथिल एल्कोहल, इसका जो कॉमन नाम होगा मैथिल एल्कोहल होगा। क्रियात्मक समूह है OH और OH समूह के साथ अल का प्रयोग करते हैं तो इसका नाम होगा मैथेनॉल, ऑल का प्रयोग किया जाता है OH समूह के साथ। तो CH3OH मैथिल एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह OH है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, मैथेनॉल होगा, मैथेनॉल होगा। मैथेन के साथ क्या लगाएगा, ऑल, मैथेनॉल हो जाएगा। CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल, इसको दूसरे रूप में भी दे सकता था C2H5OH, इसको भी एथिल अल्कोहल कहा जाता है। तो परीक्षा में ध्यान रखें, इस रूप में भी हो सकता है क्वेश्चन, या C2H5OH के रूप में भी हो सकता है, जिसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह OH है और OH क्रियात्मक समूह होता है, उसके सफिक्स में क्या जोड़ा जाता है, ऑल जोड़ा जाता है, तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल होगा। उसके बाद है जहाँ पर एक कार्बन होता है वहाँ पर मेथ का उपयोग करते हैं, जहाँ पर 2 कार्बन हो तो वहाँ पर एथ का प्रयोग करते, 3 कार्बन हो तो इस तरह से पढ़े होंगे आप लोगों ने 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में, तो उन्हीं का एक रिविजन हो रहा है। तो HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पर COOH है वो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर अम्ल के साथ यानी कि COOH अगर है तो उसके साथ ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल होगा इसका IUPAC नाम। जहाँ पर एक कार्बन हो वहाँ पर मैथ, जहाँ पर 2 कार्बन है तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट का प्रयोग किया जाता है। इन सभी आपकी क्लास टीचर ने समझा दिए होंगे, आपकी स्कूल में बता दिए होंगे कि इनमें से IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, टॉर्च, सर्चलाइट में तथा दंत विशेषज्ञों के द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो टॉर्च होता है या सर्च लाइट होता है या दांत में जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं वो कौन सी दर्पण का
प्रयोग करते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें क्या है, प्रतिबिंब को हमको बड़ा करना होता है। प्रतिबिंब बड़ा होगा तभी हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो दंत के स्पेशलिस्ट होते हैं, टूथ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अगर प्रतिबिंब छोटा होगा तो दांत का जो प्रतिबिंब हो स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा करने का काम करता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।